ऑलवेज बिलीव दैट समथिंग वंडरफुल इज अबाउट टू हैपन। तो इंसान को लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए और हमेशा सोचना चाहिए कि निकट भविष्य में जल्दी ही बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। इससे होता क्या है कि इंसान की लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो लाइफ को लेकर इंसान का नज़रिया जो होता है वही इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाता है। तो इस तरीके की मोटिवेशनल थॉट्स के साथ आज का डेली न्यूज एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 16 अगस्त 2022, वार है मंगलवार। जो फर्स्ट न्यूज है आज की वो है, मोदी जी ने अपने संदेश में जो उन्होंने रेड फोर्ट से दिया है, बोला है इंडिया के सामने करप्शन और नेपोटिज्म ये दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। साथ में उन्होंने मिसोजिनी के बारे में भी बात की है। तो मोदी जी का जो 82 मिनट्स लॉन्ग जो इनका संदेश रहा रेड फोर्ट से, इसमें जो की पॉइंट्स रहे उनको हम देखते हैं। तो मोदी जी ने पंच प्रण लेने की बात कही है। ठीक है कि जब हम 100 साल आज़ादी के हमारे हो जाएंगे उस टाइम तक हमको अभी 5 प्रणों को पूरा करना है आने वाले टाइम के अंदर, मतलब 25 साल जो रहेंगी उसमें इन 5 प्रणों के साथ हमको चलना है। और वो 5 प्रण कौन कौन से बोले हैं मोदी जी ने? पहले बोला है कि रिमूविंग एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट। कॉलोनियल माइंडसेट का जितना भी ट्रेसेज है, जो भी बचा है, सब कुछ हटा दीजिए अपने माइंड से। ठीक है, इंडिया को डेवलप्ड करने के लिए रिजॉल्व कीजिए। टेकिंग प्राइड इन आवर लेगेसी, अपनी लेगेसी में प्राइड फील कीजिए, गर्वान्वित महसूस कीजिए, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए, गर्व कीजिए अपने किसके ऊपर? लेगेसी के ऊपर। आवर स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी एंड फुलफिलिंग द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स विद ऑनेस्टी विच शुड बी डन बाई प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर एज वेल। तो इस तरह से इन्होंने बोला है कि अपनी ड्यूटीज को भी अच्छे से निभाइए। तो ये 5 प्रण लेने की उन्होंने बात कही है। ठीक है, और बोला है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स को भी ये चीज़ें निभानी है, फुलफिल करनी है। फिर वो बोलते हैं कि हाउ लॉन्ग विल द वर्ल्ड कंटिन्यू टू गिव सर्टिफिकेट टू अस, कि जो वर्ल्ड है, संसार है, कब तक हमें रैंकिंग देगा, कब तक हमें सर्टिफिकेट देगा? अब हमें इनके सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। शैल वी नॉट सेट आउट आवर ओन स्टैंडर्ड्स? कैन ए कंट्री ऑफ 130 करोड़ पीपल नॉट मेक एन एफर्ट टू एक्सीड इट्स स्टैंडर्ड्स? ही आस्क्ड व्हाइल ऑल्सो पॉइंटिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है मोदी जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। उन्होंने बोला है कि वुड सर्व दिस पर्पज, डेफिनेटली इस पर्पज को सर्व करेगी हमारी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है वो। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है कि हमको हमारे देश की सभी लैंग्वेज के ऊपर प्राउड फील करना चाहिए और किसी भी लैंग्वेज को लेके हमको हीन भावना हमारे मन में रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बताया गया है कि 82 मिनट्स का इनकी स्पीच रही है ये। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी बार जय अनुसंधान के बारे में इसमें बोला है, मतलब कि इनोवेशन रिसर्च को अब इंडिया में हमको प्रमोट करना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और फिर उन्होंने रेड फोर्ट से अपनी स्पीच के अंदर जो उनका जो अटायर था उसके बारे में बता रखा है कि उन्होंने ट्रेडिशनल कुर्ता पहना हुआ था, जो इधर उनके मतलब कि पेड़ वाला ब्लू जैकेट था। ठीक है, अच्छा कुर्ता था, फिर उसके बाद इनका एक ब्लू जैकेट था। ठीक है, तो ये सब उनकी ड्रेस के बारे में बताया हुआ है, तो ये हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे जो गन सैल्यूट दिया गया है तो इन्होंने बोला कि पहली बार घरेलू डेवलप जो आपकी गन है, ठीक है, उसके थ्रू सैल्यूट दिया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये मोदी जी के कुछ की पॉइंट्स रहे हैं जिस पे उन्होंने फोकस किया है। ठीक है, तो इनके भाषण से ये जो क्रक्स था वो निकाल के मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है उसके ऊपर चलते हैं हम। ईरान जो है उन्होंने डिनाई किया है रोल बट जस्टिफाई अटैक ऑन सलमान, ठीक है, रुसैद। जो सलमान रुसैद के ऊपर अभी अटैक हुआ है, तो सलमान राशिद जो हैं उनके ऊपर जो हमला हुआ है उससे ईरान ने बोला है कि हमने ऐसा कुछ नहीं करवाया है, लेकिन साथ ही में जस्टिफाई भी किया है उनके ऊपर होने वाले अटैक को। तो ये हिस्ट्री इससे जुड़ी हुई है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कि ईरानियन जो है गवर्नमेंट ने डिनाई किया है कोई भी अपना जो तेहरान है उन्होंने अपना कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट किया, सामने नहीं किया है कोई स्टैबिंग जो हुई है उनके साथ। लेकिन उन्होंने साथ में बोला है कि ये जो स्टैबिंग हुई है ये ठीक है, ना ये जस्टिफाइड है, क्योंकि फतवा जारी किया गया था काफ़ी पहले इनके खिलाफ, सलमान जो राशिद हैं उनके खिलाफ में एक फतवा जारी किया गया था और उसको भी जस्टिफाई किया गया है। तो बस यही इसके अंदर था इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन उन्होंने मना किया कि हमारा कोई रोल नहीं था उसमें। बाद में अभी राइटर्स हैं काफ़ी सारे इंडिया के अंदर, उन्होंने कॉल फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन इंडिया के अंदर बात की है। तो 100 नोटेबल इंटरनेशनल राइटर्स एंड आर्टिस्ट हैं, उन्होंने मंडे को एक्सप्रेस किया है अपने कंसर्न ओवर द स्टेट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन इंडिया। और जो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है उनको उन्होंने एक लेटर वगैरह लिखा है। और जो 102 राइटर्स हैं इनमें काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं राइटर्स के। इन राइटर्स ने एक्चुअली में जो मुर्मू जी हैं उनको लेटर में लिखा है कि फ्रीडम एक्सप्रेशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ ए रोबस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, फ्री एक्सप्रेशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ ए रोबस्ट डेमोक्रेसी बाय वीकनिंग दिस, मतलब इस तरह से बोला है इन्होंने कुल मिला के कि इसको आप वीकनिंग किया जा रहा है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए और इनको रोकिए। कुल मिला के यही न्यूज़ थी इसके अंदर। तो इससे हम आर्टिकल 19 को देख लेते हैं।
क्योंकि यहीं पे हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की बात की गई है। तो आर्टिकल 19 का पार्ट 1 में जो ए है, सब पार्ट है ना, उसमें बोला गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन with the right to express one's views, opinions, beliefs, and convictions freely by word of mouth, writing, printing, picturing, or in any other manner. उसके बाद जो नेक्स्ट है आर्टिकल 19(2) जो है, उस 19 पार्ट 2 जो है उसमें बोला हुआ है कि कन्फर द राइट ऑन द स्टेट टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relationship with foreign states, public order, decency or morality, contempt of court, defamation एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो इनके ग्राउंड के ऊपर कुल मिला के स्टेट जो होता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लगा सकता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की वजह से केन्या अभी काफ़ी न्यूज़ में है, तो केन्या की लोकेशन हम देख लेते हैं, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि केन्या की लोकेशन, ये केन्या है अफ्रीका के अंदर, और केन्या जो है अफ्रीका में हम बोल सकते हैं ईस्ट अफ्रीका के अंदर ही आ रहा है, लेक विक्टोरिया के पास में ही है यहाँ पे। केन्या की जो कैपिटल है नैरोबी है, यहाँ पे यूएनईपी का हेडक्वार्टर भी है, और साथ में जो देखो आप ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज है, इनके नाम भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। और यहाँ पे जो इक्वेटर है वो केन्या के अंदर से जा रही है, इस चीज़ को आपको देखना है। तो यहाँ पे हमने केन्या की लोकेशन देख ली है, माउंट किलिमंजारो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। और यही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नॉर्थ में इथोपिया आ जाता है, यहाँ पे युगांडा है, यहाँ पे सोमालिया है, नीचे तंजानिया है। तो ये अफ्रीका की लोकेशन, अफ्रीका में केन्या की ईस्ट में लोकेशन है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अभी साउथ कोरिया ने ऑफर किया है नॉर्थ कोरिया को, यदि वो डी न्यूक्लियराइजेशन अपना करते हैं तो बोल रहा है साउथ कोरिया कि हम नॉर्थ कोरिया आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है, बहुत फाइनेंशियली एंड डिफरेंट वेज में। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है, पहले भी साउथ कोरिया ने काफ़ी बार प्रॉमिस किया है नॉर्थ कोरिया को कि हम आपकी इस तरह से मतलब कि काफ़ी जगह पे हेल्प करेंगे, बट कभी भी नॉर्थ कोरिया ने इस बात को माना नहीं है। तो ये नया पॉइंट नहीं है। साथ ही में साउथ कोरिया ने जापान के साथ भी अपनी टाइज को अच्छी करने के लिए बात की है। तो ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप सी देख सकते हो, ये सी ऑफ जापान है, यहाँ पे येलो सी है। इस तरह से नॉर्थ कोरिया बाउंड्री शेयर कर रहा है चाइना से। यहाँ पे रशिया है, तो रशिया से भी बाउंड्री शेयर हो रही है। मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो होता है नॉर्थ कोरिया का वो चाइना के साथ होता है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री जो काफ़ी आइसोलेशन में रहती है, और अभी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम काफ़ी ये चला रहे हैं, ठीक है, एक तरह से, है ना। और ये चाइना से बहुत ज़्यादा इनका ट्रेड रहता है। तो ये न्यूज़ थी, एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे, तो ये थोड़ा एक मैप और देख लेते हैं। तो देखो ये रहा साउथ कोरिया, ये आपके है जो बताई दिया हमने, सी ऑफ जो येलो सी एंड जो आपका सी का जापान का जो सी था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चाइना है, और यहाँ पे आपको देखना है कि जो आपका कैंसर है वो इंडिया से गुजर रही है और चाइना से भी गुजर रही है। इक्वेटर काफ़ी नीचे से जा रही है ना, और ये आपकी कैप्रिकॉन है ही नीचे। तो यही था इस मैप के अंदर। यहाँ पे और देख सकते हो आप, ये अराल सी है, ये कैस्पियन सी है, और ये ब्लैक सी है, ठीक है। तो मैप हम बार बार में फोकस करते रहते हैं, क्योंकि मैप से क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहाँ पे रेड सी है, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है। तब हम आगे चलते हैं। चाइना ने अनाउंस किया है अभी, क्या किया है, न्यू मिलिट्री डील्स। तो अभी आपको पता है कि काफ़ी रस्साकसी चल रही है, काफ़ी तनाव चल रहा है यूएस और चाइना के बीच में, ठीक है। क्योंकि अभी एक विजिट हुई है, ठीक है, नैन्सी पेलोसी की, उसकी तब से ही काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हाईलाइटेड हो गया है ये इशू, वन चाइना प्रिंसिपल, कि क्या अमेरिका इसको मानता है नहीं मानता है, जबकि अमेरिका इसको मानता है, अमेरिका ने बोला है। लेकिन इस तरह से विजिट किया जाना, एक तरह से चाइना इसको वन चाइना जो प्रिंसिपल है उसका वॉल्यूशन के तौर पर देख रहा है, ठीक है। तो काफ़ी सारी न्यू मिलिट्री डील्स वगैरह की अनाउंसमेंट चाइना कर रहा है अपने आप को हाईलाइट करने के लिए उस एरिया के अंदर। तो इसमें आप यहाँ पे मैप में लोकेशन देख सकते हो कि ये देखो बीजिंग है, यहाँ पे ताइवान है, ठीक है, यहाँ पे ओकिनावा है, ठीक है। और ये आपका साउथ कोरिया है, जापान है, ये है ही फिलीपींस, ये है ही। और यहाँ पे साउथ चाइना सी के अंदर काफ़ी चाइना क्लेम करता है अपना खुद का बहुत ज़्यादा, है ना, और ये कॉन्ट्रोवर्शियल जगह रहती है काफ़ी ज़्यादा हमेशा। तो अभी काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह की जा रही है, मिलिट्री डील्स की जा रही है, ठीक है, वन चाइना सब पॉलिसी को प्रेशराइज उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए, या उसको की फोकस में लाने के लिए। तो देखो वन चाइना पॉलिसी है क्या, वन चाइना पॉलिसी के बारे में देख लेते हैं। तो वन चाइना पॉलिसी जो की है ना, कॉर्नर स्टोन ऑफ द साइनो यूएस रिलेशंस, इट इज़ द डिप्लोमेटिक एक्नॉलेजमेंट ऑफ द चाइनाज पोजीशन दैट देयर इज ओनली वन चाइना गवर्नमेंट। तो मतलब ताइवान नहीं, केवल चाइना ही है ना। चाइना इंसिस्ट ताइवान इज एन इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ वन चाइना, ठीक है। ताइवान को इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ वन चाइना बताता है चाइना। सो एनी कंट्री दैट वांट्स डिप्लोमेटिक रिलेशन विद मेनलैंड चाइना मस्ट ब्रेक ऑफिशियल टाइज विद ताइपाई, मतलब ताइवान से, मतलब कि हमारे साथ रिलेशन आपको रखने हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन रखोगे तो आप, ठीक है, ऑफिशियल जो रिलेशन होंगे हमारे साथ ही होंगे आपके। अंडर द पॉलिसी यूएस रिकॉग्नाइज, है ना, तो यूएस इसको मानता भी है, एंड हैज़ फॉर्मल टाइज विद चाइना रेदर देन आइलैंड ऑफ ताइवान। तो ऐसा माना भी है यूएस ने। विद चाइना सी एज अ ब्रेक अवे प्रोविंस, जिसको कि चाइना ने हमेशा अपना एक अलग हिस्सा माना है, जो बात पहले अलग हो गया था, है उसी का पार्ट।
सिंस यूएस एस्टेब्लिश फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद बीजिंग इन 1979, इट हैड टू सीवर टाइज विद ताइवान, है ना, एंड क्लोज इट्स ताइपाई एम्बेसी। तो उस टाइम पे इन्होंने अपनी ताइपाई एम्बेसी वगैरह बंद कर दी थी यूएसए ने। दिस वाज रिजल्टेड इन ताइवान्स डिप्लोमेटिक आइसोलेशन फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी। ठीक है, जैसे ताइवान का डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो गया था इंटरनेशनल कम्युनिटी से। तो यही अब तक का स्टेटस रहा है। चाइना को मानता भी है यूएसए, लेकिन अभी जो विजिट हो गई है उससे चाइना नाराज़ हो गया है और बोल रहा है कि आपने ऑफिशियल रिलेशन कैसे रखे इनके साथ, तो अब आप, है ना, मतलब अब ताइवान को कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे, हम मिलिट्री डील वगैरह करेंगे और हम बताएंगे कि चाइना जो ताइवान है का ही, ताइवान जो है वो चाइना का ही पार्ट है। उसके बाद अभी श्रीनगर के अंदर जो वहाँ की मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने अभी अपनी स्पीच दिया, उसमें बहुत कुछ उन्होंने बोला है और बोला है कि गौरव स्तंभ है वो श्रीनगर को दिया जाए, है ना। तो म्यूजियम इन द सिटी विल इंस्पायर न्यू जनरेशन से जी। तो ये क्या होगा कि गौरव स्तंभ बनेगा वहाँ पे, लगाया जाएगा, तो एक तरह से वो इंस्पायर करेगा नई जनरेशन को। तो इसमें ये जम्मू डिस्क्राइब कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को, मतलब द लैंड ऑफ द मदर सरस्वती एंड एनलाइटेंड ड्रीम ऑफ चैतन्य। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो बोलते हैं अपनी फ्रीडम स्पीच के अंदर कि गौरव स्तंभ जल्दी ही लगाया जाएगा श्रीनगर के अंदर और जो ब्रेव सोल्जर्स की मेमोरी में लगाया जाएगा। फिर उसके बाद बोलते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि इमोर्टल फ्लेम ऑफ जो गौरव स्तंभ है वो म्यूजियम हमारे ब्रेव जो हार्ट है उनको इंस्पायर करेगा नई जनरेशन को। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने अभी काफ़ी सारे गैलेंट्री अवार्ड वगैरह की भी दिए हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर पुलिस हु हैव रिसीव 125 गैलेंट्री मेडल्स ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। तो ठीक है, तो उनके ऊपर उनको प्राउड है, ये बोल रहे हैं। और फिर दोबारा ये बोल रहे हैं कि लाइट एंड ड्रीम ऑफ चैतन्य एंड सरस्वती का मदर सरस्वती का की जगह रही है ये, है ना। तो इस तरह से बता रहे हैं कि अब काफ़ी हद तक श्रीनगर के अंदर काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम दूर हो गई हैं और अब काफ़ी ज़्यादा जो कोई भी है वो दूसरा फ्लैग नहीं लेके आ रहा है, सभी लोग, है ना, तिरंगे के रंग में रंगे हुए हैं और सब पूरा सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को लेके जो मनोज सिन्हा है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है और गौरव स्तंभ को एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है श्रीनगर के अंदर। अब हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो CGI रमन्ना है जो अभी रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने जो है पिंगाली को जो है याद किया है। तो पिंगाली को क्यों याद किया गया है, कौन है पिंगाली? तो यहाँ पे आपको याद रखना है श्री पिंगाली वेंकैया ना, हु डिजाइन द प्राइड एंड आइडेंटिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आवर नेशनल फ्लैग। तो इस वजह से जाने जाते हैं ना। तो इन्होंने बोला है एक तरह से CGI रमन्ना ने कि फंडामेंटल ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत जरूरी है, इंसान को अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को निभाना चाहिए। ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच रेगुलेट रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट वाइल इट हैज़ ग्रांटेड अस इन एलिएनेबल राइट्स। तो इन एलिएनेबल जब राइट्स हमको दिए हैं, मतलब जो कि हमारे पास रहेंगे, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी हमको निभाना चाहिए और केवल इसको टेक्निकली नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल दिल के साथ इसको निभाना चाहिए। ठीक है, और फिर बाद में बोलते हैं, ये भी बोलते हैं कि कोविड की वजह से काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा वर्किंग डेज नहीं रह पाए, तो काफ़ी ज़्यादा पेंडेंसी केसेस की बढ़ गई है, तो हम उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखी भी हैं कि गलत हुआ है, लेकिन ये नेचुरल जो फोर्सेस थी उसके ऊपर हम ओवरकम नहीं कर सकते थे और ये नेचुरली हुआ सबका पेंडेमिक वगैरह का आना, तो इससे काफ़ी केसेस बढ़ गए हैं ना। इसके ऊपर भी इन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है। तो इसमें देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। तो जो रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो आइडिया है वो इंस्पायर्ड है। ठीक है, ध्यान रखना। दीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये आपको पता ही है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर इनको लाया गया है। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है 11 बिल्किस बानो केस कन्विक्स वॉक आउट ऑफ जेल। तो मतलब क्या है कि वो बिल्किस बानो वाला जो केस था ना गुजरात रियोट के टाइम का, तो 11 पर्सन वर अवार्डेड लाइफ इम्प्रिजनमेंट बाय द स्पेशल कोर्ट ऑफ CBI ऑन चार्ज ऑफ द गैंग रेप एंड द मर्डर ऑफ द 7 मेंबर्स ऑफ बिल्किस बानो फैमिली ड्यूरिंग द पोस्ट गोधरा कम्युनिटी जो रियोट्स हुए थे उसके बाद में। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमेटी वगैरह बनाई और बाद में ये डिसाइड किया गया है कि कमेटी टू लाइक यूनानिमसली, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया है, फेवर ऑफ द रिमिशन ऑफ ऑल द कन्विक्ट्स। तो ये न्यूज़ थी ना। ओके, अब हम कुछ एडिटोरियल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो एडिटोरियल है वो है रोड मैप फॉर इंडिया एंड US टाइज, सॉरी EU टाइज। तो यहाँ पे इंडिया और EU के बीच में बोला जा रहा है कि इंडिया एंड EU की जो टाइज है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो ट्रेड है, सब कुछ हमारा जो रिलेशन है EU के साथ इंडिया का, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात चल रही है। तो यहाँ बोला जा रहा है इंडिया EU शुड नॉट लेट डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज ऑन सम इशूज ओवरवेलम द कन्वर्जेंस ऑफ व्यूज। तो मतलब हमारे यहाँ पे काफ़ी चीज़ों के अंदर डाइवर्जेंस हो सकता है, काफ़ी चीज़ों के अंदर कन्वर्जेंस है, लेकिन डाइवर्जेंस जो है उनको कन्वर्जेंस के ऊपर हावी नहीं होने देना है हमें। ठीक है, यही बात की जा रही है यहाँ पे। तो इंडिया जब अपना 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन कर रहा है, इट ऑल्सो सेलिब्रेट्स 60 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद EU। तो हमारे 60 साल हो चुके हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए EU से। द रोड मैप हाईलाइट द एंगेजमेंट अक्रॉस दी 5 डोमेन्स। तो हमारे 5 डोमेन्स के अंदर मतलब कि क्या है, इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है हमारी EU के साथ। तो कौन कौन से डोमेन है, ट्रेड एंड इकोनॉमी, सस्टेनेबल मॉडर्नाइजेशन, पार्टनरशिप, ग्लोबल गवर्नेंस एंड पीपल टू पीपल टाइज, कल्चरल पीपल टू पीपल टाइज बोल सकते हैं हम ना। तो
बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द टू सरपास $116 बिलियन इन 2021-22। $116 बिलियन, डॉलर भी याद रखना, $116 बिलियन का हमारा जो है बायलैटरल ट्रेड सरपास कर चुका है। EU इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर द US एंड सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। देर आर 6,000 कंपनीज इन द कंट्री डेट डायरेक्टली क्रिएट 6.7 मिलियन, मतलब 67 लाख जॉब जनरेट होती हैं इनसे, कंपनियों से, है ना। जो ये कंपनियां हैं वो इतनी जॉब जनरेट करती हैं। द ग्रीन, ठीक है, द ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया, तो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो इंडिया और डेनमार्क एम्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, इंडो नॉर्डिक समिट फोकस इन ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये हमारी टाइज वगैरह है ना, और ये पार्टनरशिप वगैरह के बारे में बता रखा है, ठीक है, जो डेनमार्क से चल रहा है। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस इंडिया डिफेंस हार्डवेयर डिपेंडेंट ऑन रशिया इन द बैकड्रॉप ऑफ रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है। तो अब यदि हमको जो डिफेंस हार्डवेयर की डिपेंडेंस को पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, उसको डाइवर्सिफाइड करना चाहिए, और फिर इसमें हम यूरोप की तरफ जा सकते हैं, है ना। इंडिया एंड EU रेगुलरली कंडक्ट नेवल एक्सरसाइजेज विच रिफ्लेक्ट ऑन देयर कमिटमेंट टू ए फ्री ओपन इंक्लूसिव रूल बेस्ड ऑर्डर इन इंडो पैसिफिक। तो इंडिया और EU रेगुलरली करते रहते हैं नेवल एक्सरसाइज वगैरह, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि देयर कमिटमेंट है उनकी फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए, तो वो बिल्कुल ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है इंडिया और EU के रिलेशनशिप के अंदर। EU डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स विलिंग टू पार्टनर विद इंडियन कंपनीज फॉर डिफेंस प्रोजेक्ट अलाइंड विद मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो वहाँ की कंपनी इन्वॉल्व होना चाहती है। जॉइंट स्टार्टअप एंड इनोवेटिव सिस्टम अक्रॉस इंडिया एंड यूरोप, दे फोकस ऑन एरियाज सच एज हेल्थ, AI, अर्थ साइंस एंड ऑल, ओके। अब प्रॉब्लम्स क्या है इंडिया और जो EU के रिलेशनशिप्स के बीच में, थोड़ा क्या दिक्कतें हो सकती है ना, चैलेंज क्या है, तो देख लो आप। इंडियाज रिलक्टेंट टू एक्सप्लिसिटली, है ना, कंडेम रशियाज। तो मतलब ये रशिया का जो इंटरवेंशन यूक्रेन हो रहा है उसको मतलब इंडिया एक्सप्लिसिटली कंडेम, मतलब उसकी निंदा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इससे एज मतलब कि टेंशन हुई है दोनों EU और इंडिया के बीच में, थोड़ा कंट्रीज इंक्रीजिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन विद रशिया, ठीक है। तो इस वजह से दिक्कत हो रही है एक्चुअली में। तो EU भी अपना काफ़ी चीज़ें कर रहा है रशिया के साथ, और इंडिया भी रिलेक्टेंट है, तो दोनों ही तरफ से कुछ मतलब ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। क्रिटिसाइजिंग EU ऑन डबल स्टैंडर्ड फॉर द परचेज ऑफ द गैस फ्रॉम रशिया। अब जैसे EU तो हमको तो गलत तरीके से ले रहा है, लेकिन EU खुद भी एक्चुअली में क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है गैस रशिया से, ठीक है। तो इस वजह से भी मतलब कि इंडिया भी बोल रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है EU को कि आप डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हो। एम्बिग्यूटी ऑन द यूज स्ट्रेटेजी इन टैकलिंग द राइज ऑफ चाइना। चाइना का जो राइज हो रहा है उसमें जो EU की तरीका है वो अच्छा नहीं है, और मतलब उसका रेस्पॉन्स उनका सही नहीं है, क्योंकि अभी जो गलवान वेल वाला इशू हुआ था उसमें मतलब कि उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं था। देयर सीम्स हेजिटेंसी बाय द EU इन लीवरेजिंग द डेमोग्राफिक वेट ऑफ इंडिया। जो इंडिया के पास इतना बड़ा डेमोग्राफिक जो वेट है उसको लीवरेज करने के अंदर हेजिटेंसी है EU के अंदर, ठीक है, जिसको कि वो काफ़ी अच्छे से लीवरेज कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है फाइनली, है ना, इंडिया और EU के रिलेशनशिप के बीच में। तो इस तरह से हमने इंडिया और EU का जो रिलेशनशिप है उसको देखा। अब नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो थोड़ा नॉर्थ ईस्ट के रिगार्डिंग है, उसको हम देख लेते हैं। वहाँ पे हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर चल क्या रहा है उसी को देख लेंगे थोड़ा सा इसमें ना। तो देखते हैं कि अभी हो क्या रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आर्म्ड इंसर्जेंसीज हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और ये होते रहते हैं वहाँ पे। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न यदि हम जाने, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये सब चीज़ें चलती हैं। अब स्पा वगैरह भी वहाँ पे लगाना पड़ रहा है ना, और सेशनिस्ट वाली टेंडेंसीज भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती रहती है। तो ऐसा क्या रीज़न है इसके पीछे का, और आपस में भी वहाँ पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। तो इसके पीछे का जो रीज़न है हमको थोड़ा हिस्ट्री में ट्रैक करना पड़ेगा और एथनिसिटी में ट्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यूनिक ट्राइबल एंड एथनिक डिविजन्स हैं यहाँ पे। इथनो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, लोकल वर्सेज माइग्रेंट्स के। यहाँ पे कुछ डोमिनेटेड ट्राइब्स है लाइक नागाज, ठीक है, जिन्होंने NSCN IMK उल्फा वगैरह बनाए हुए हैं। तो इस वजह से ये आपस में मतलब लोकल इस लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एथनिक डिफरेंसेज होने की वजह से दिक्कत हो जाती है, काफ़ी बार कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। हिस्टोरिकल रीजन्स फॉर द कॉन्फ्लिक्ट यदि देखा जाए तो हिस्टोरिकल कनेक्शंस अमंग ट्राइब्स आर लार्जर ऑफ। इसमें क्या है, तिब्बतो बर्मन और मंगलोइड्स हैं, है ना। तो इनमें इथनिकली, लिंग्विस्टिकली, कल्चरली काफ़ी अलग है ये, है ना। फिजियोग्राफिक जो कंस्ट्रेंट्स है वहाँ पे मतलब माउंटेन्स वगैरह, टेरेन वगैरह होने की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेज इतने अच्छे से इफेक्टिवली जा नहीं पाती हैं और अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती हैं। तो इशू आते हैं ना, फिर गवर्नेंस के इशू भी रहते हैं। तो गवर्नेंस के इशू हैं, इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा वो हमेशा फ्रेजाइल कंडीशन में एरिया बना रहता है नॉर्थ ईस्ट का। तो इसमें जो गवर्नेंस के इशू है इसमें क्या है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, करप्शन काफ़ी है, नेक्सस पॉलिटिकल और इंसर्जेंट्स ग्रुप्स के बीच में, लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, पोरस बॉर्डर है ना। और उसके अलावा पोरस बॉर्डर होने के अलावा आर्म्स वगैरह की अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाती है, इस वजह से रिजल्ट्स इन आर्म्स एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। काफ़ी गोल्डन ट्रायंगल यहाँ पे मिलता है, आपको पता ही है, ठीक है। गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप। इलीगल जो इमाइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा डेवलपमेंट के इशू रहते हैं लाइक पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लैक ऑफ कनेक्टिविटी है, फीलिंग ऑफ द नेग्लेक्ट एंड लिमिटेड FDI इन्फ्लो है। तो ये सब चीज़ें है ना
वो गवर्नेंस के इश्यूज़ के अंदर आ जाते हैं। तो ये हम सभी रीजन्स देख रहे हैं एक तरह से नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इतनी इंसर्जेंसी रहती है, इतने कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों का रीज़न क्या है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है नॉर्थ ईस्ट के हमारे लिए। तो देखो नेशनल सिक्योरिटी के बिहाफ पे रीजन शेयर्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर विद द नेबरिंग कंट्रीज है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एनी नॉर्थ ईस्ट इज ए लैंड लॉक रीजन और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कनेक्शन होता है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन विद द मेन लैंड इंडिया से कनेक्शन का जो इलाका है, जो एरिया है, वो काफ़ी नैरो पैच है ना, नैरो जगह है, स्पेस है वो ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, रिसोर्सेज रिच रीजन है, टूरिज्म एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी है, और मतलब कोल्ड ग्रोथ इंजन ऑफ द कंट्री बोला जा सकता है। कार्बन सिक भी काफ़ी ज़्यादा होता है, डेंस फॉरेस्ट कवर वगैरह काफ़ी अच्छा है, ह्यूज रोल इन सच एंडिवर। और उसके अलावा पोटेंशियल टू एक्ट एज इंडिया गेट वे टू साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ इंडिया का गेटवे के तौर पे होने का इसका पोटेंशियल है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही है इनकी, है ना। तो इसकी इंपॉर्टेंसी को हमने दोनों तरीके से देखा, इकोनॉमिकली भी और नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड के ऊपर भी, और हर तरह से मतलब इसकी हमने इंपॉर्टेंसी को देखा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसी भी देखी है, नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड के ऊपर भी इसकी इंपॉर्टेंसी को हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अभी गवर्नमेंट क्या है कर रही है और क्या चल रहा है, उसको हम देखिए कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो गवर्नमेंट रेस्पॉन्स टू टैकल इंसर्जेंसी डेवलपमेंट लेवल, तो मतलब गवर्नमेंट के जो किस तरह से इंसर्जेंसी को गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। तो पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम चल रही है, नेशनल बम्बू प्रोग्राम चल रहा है, फिर महाबाहु ब्रह्मपुत्र इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट चल रहा है, धुबरी फुलबारी ब्रिज बना है अभी। उसके अलावा कल्चरल लेवल के ऊपर नॉर्थ ईस्ट कल्चरल एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर एंड ट्राइबल फेस्टिवल्स वगैरह चलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन सभी पॉइंट्स को आप साइड कर सकते हो, जो कि हम इस एडिटोरियल एनालिसिस के अंदर क्रक्स के तौर पे निकाल रहे हैं। यदि हम सिक्योरिटी के लेवल की बात करते हैं तो डिक्लेरेशन ऑफ द प्रोटेक्टेड जो अफ्स्पा वहाँ पे काफ़ी पहले से लगाया हुआ ही है। इंटरनेशनल लेवल में कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं ना, और ताकि हम वहाँ से जा सकें, है ना, एक दूसरा एक्सेस पॉइंट भी हो सके, हम म्यांमार से होते हुए जा सकें। बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार BCIM करके कॉरिडोर बन रहे हैं, और स्ट्रेंथिंग कर रहे हैं हम ईस्ट पॉलिसी अगरतला, है ना, और अखौरा रेल लिंक जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सिक्योरिटी लेवल पे देख लिया है, नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लेवल पे देख लिया, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या चल रहा है। शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट को एस्टेब्लिश किया है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। नागालैंड के साथ पीस अकॉर्ड, बोडो को पीस अकॉर्ड हुआ है, ब्रू सेटलमेंट चल रहा है ना, और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल फॉर डिजिटल नॉर्थ ईस्ट वगैरह सब चीज़ें स्कीम्स वगैरह सब चल रही हैं। तो इस वजह से काफ़ी मतलब गवर्नमेंट लेवल पे भी काफ़ी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें भी हो रही है ना, वहाँ पे भी काम किया जा रहा है। इसके बाद देख सकते हैं, देखो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यहाँ पे असम में काफ़ी बड़ा स्टेट, ये मेघालय हो गया, बांग्लादेश से यहाँ से बॉर्डर हो ही रहा है, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर होगा, नागालैंड हो गया। देखो इसको याद, ये सारे बॉर्डर वाले जो है याद रखना है आपको। अरुणाचल प्रदेश जो कि म्यांमार से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो ये 4 स्टेट्स आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। और ये 4 स्टेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ना असम यहाँ पे हो ही जाता है। ये देखो कितना नैरो एक पेज है जहाँ से हम जा रहे हैं, तो हम नीचे से होकर इस वजह से म्यांमार के थ्रू यहाँ पे जाना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर पार्ट ले रहे हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा बोटल नेक है ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर काफ़ी ज़्यादा छोटी जगह है यहाँ। तो इस तरह से हमने नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी देख लिया है, तो इनको आप मेन्स के अंदर यूटिलाइज कर सकते हो इन सभी पॉइंट्स को। तो आज की न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस के अंदर इतना ही था। अब आगे हम कल फिर से मिलेंगे नेक्स्ट DNA के साथ। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, थैंक यू।